Dear students, this is the lecture number 12 in ecology. आपको पता ही होगा मेरे बच्चों, हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, और उसी लेक्चर में हमने सर्वाइवरशिप कर्व को भी डिस्कस किया। सर्वाइवरशिप कर्व 3 टाइप्स का हमने कहा होता है, 1, 2 एंड 3, इटीरोपैरस, सिमिलपैरस, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। मेरे बच्चे आगे चलते हैं पॉपुलेशन के कुछ और एट्रीब्यूट्स की तरफ। लेट अस डिस्कस द टुडेज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, ये पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर्स हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ होल ग्रुप, नॉट ऑफ द इंडिविजुअल। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन इज एक्चुअली द स्पैटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन में स्पैटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ individuals in a population, it is called as dispersion. Very important point dear students. Dispersion क्या होता है? Spatial means space, temporal means time. Time के साथ space में individuals का population में कैसा dispersion mechanism में, we call it as dispersion. Broadly classified मेरे बच्चे dispersion 3 types का होता है. The first and foremost type of dispersion, it is called as a regular dispersion. The first and foremost type of dispersion, it is called as regular dispersion. Regular dispersion मेरे बच्चे एक ऐसा dispersion है जहाँ एक population में individuals जो होंगे, they are more or less at equal intervals. Individuals are spaced at more or less at equal distances. This type of dispersion is called as a regular dispersion. मेरे बच्चे क्या regular dispersion नेचर में होता है? रेगुलर डिस्पर्शन नेचर में नहीं होता है। रेगुलर डिस्पर्शन अगर कहीं पे होता है तो वो आर्टिफिशियल क्रॉपलैंड्स में होता है। मैन मेड क्रॉपलैंड्स में रेगुलर डिस्पर्शन होता है, बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म जब क्रॉपलैंड्स में सीरियल्स को कल्टिवेट करता है, सो डिफरेंट प्लांट्स आर केप्ट मोर और लेस एट इक्वल डिस्टेंसेस। देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिस्पर्शन, दैट टाइप ऑफ डिस्पर्शन इज कॉल्ड एज अ रैंडम डिस्पर्शन। मेरे बच्चे रैंडम डिस्पर्शन कौन सा डिस्पर्शन है? वो वाला डिस्पर्शन जहाँ एक इंडिविजुअल यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इन शॉर्ट वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। दैट मीन्स आप एक ऐसा डिस्पर्शन जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल, एक पोजीशन का इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का जो पोजीशन है is unrelated to other individuals of a population. This type of dispersion is called as random dispersion. मेरे बच्चों याद रखो, random dispersion नेचर में rarely present होता है। The third type of dispersion, which is the most common type of dispersion, it is called as clumped dispersion. तीसरा और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन जो है, दैट इज कॉल्ड एज clumped dispersion. Clumped dispersion क्या होता है? Individuals are aggregated in groups. In clumped distribution, individuals are aggregated in groups. That means अगर आप देखोगे बेटा, ऐसे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। मेरे बच्चे क्लम्प डिस्पर्शन जो है, इसके बारे में याद रखोगे, एंट्रेंस पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन।
इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन। सो बेटा यहाँ डिस्पर्शन क्या होता है? स्पैटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल डिस्पर्शन। 3 टाइप्स का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन इज द क्लम्प्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की बात मेरे बच्चे ध्यान से सुना, एक और पॉपुलेशन कैरेक्टर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर। My dear students, we are going discussing a very important topic here. Now, age structure क्या होता है? मेरे बच्चे कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं होगी जिसमें सारे इंडिविजुअल्स का जो एज होगा वो सेम होगा। सिंपल सी बात है बेटा, एक कॉमन सेंस है। सो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे इंडिविजुअल्स जो है दे बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप। सो क्या होगा बेटा, इन एज स्ट्रक्चर इज देयर इज द रिलेटिव नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स। देयर इज द रिलेटिव नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। मेरे बच्चे एक पॉपुलेशन में रिलेटिव नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स होगा। किसी पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे, किसी पॉपुलेशन में ओल्ड इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे। और ये जो बेटा एज स्ट्रक्चर है, नाउ रिलेटिव नंबर ऑफ यंग एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स दे विल इन्फ्लुएंस, किसके ऊपर बेटा इन्फ्लुएंस होगा? दे विल इन्फ्लुएंस द नैटेलिटी एज वेल एज द मोर्टेलिटी। I repeat, dear students, relative number of young and old individuals in a population will influence the natality and mortality of a population. अगर young individuals का नंबर ज़्यादा होगा तो natality rate ज़्यादा होगा, अगर old individuals का नंबर ज़्यादा होगा तो mortality rate ज़्यादा होगा। मेरे बच्चे एज स्ट्रक्चर में एक टर्म जो कि एंट्रेंस में पूछी गई है, दैट इज कॉल्ड एज कोहर्ट। आई होप कि आप शायद पहली बार इस टर्म को सुन रहे होंगे। कोहर्ट क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कोहर्ट इज एक्चुअली a group of individuals of same age group. Group of individuals of same age group, it is called as cohorts. ठीक है बेटा, सो एज स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया। इसके बाद बेटा एज स्ट्रक्चर के हिसाब से कोहर्ट को समझने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एज स्ट्रक्चर एक पॉपुलेशन जो है, एक पॉपुलेशन में एज स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, या किसी भी पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एज स्ट्रक्चर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नाउ वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। अनदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। The third type of individuals, they are called as post reproductive individuals. मेरे बच्चे किसी भी पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एज स्ट्रक्चर क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। वन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दैट मीन्स नैटेलिटी रेट कम होगा जिसमें ये ज़्यादा होंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मेरे बच्चे अगेन ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नाउ ये वाला जो है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, दे आर दोज इंडिविजुअल्स विच कैन इंक्रीज द नैटेलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन बिकॉज दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। मेरे बच्चे अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, अगर ह्यूमन बीइंग की एक बात की जाए, रफली स्पीकिंग मेरे बच्चे length of these phases, pre-reproductive, post-reproductive and reproductive, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए, दे 3 phases are more or less equal। मतलब आप समझो कि 20 एंड 20 तक आप समझो प्री रिप्रोडक्टिव। मैंने पहले ही कहा बेटा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्री रिप्रोडक्टिव आप समझो 20 से 40 आप समझो रिप्रोडक्शन का पीक,
40 के बाद बेटा रिप्रोडक्शन का फिर से बेटा डिक्लाइन हो जाता है, इट इज़ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। सो दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, सो एज स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉपुलेशन के 3 ग्रुप्स। मेरे बच्चों आगे चलते हैं। एज स्ट्रक्चर के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहा जाता है एज पायरामिड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज एज पायरामिड इज कंसर्न, एज पायरामिड क्या है याद रखो मेरे बच्चे, आगे जाके हमको पढ़ना है इकोलॉजिकल पायरामिड, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे एज पायरामिड। एज पायरामिड क्या है? द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेथड। अगर सबसे ईजीएस्ट मेथड आपको एक ऑर्गन, एक पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है या एज स्ट्रक्चर जो हमने अभी दिखाया, the simplest and the most convenient way to represent age distribution of a population in the form of vertical bar graph। मेरे बच्चे सिंपल सी बात याद रखना, कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर को दिखाया जाएगा एक वर्टिकल बार ग्राफ डायग्राम में, इसी को कहा जाता है एज पायरामिड। So we can simply say that the representation of different age distribution groups in the form of a vertical bar graph, it is called as age pyramids। बेटा जो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस है, इनको वर्टिकल बार ग्राफ में दिखाओ। We called this type of pyramid as age pyramid। मेरे बच्चे फिर से याद रखोगे, एज पायरामिड्स 3 टाइप्स का होता है। बेटा एज पायरामिड जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहले मैं बेटा एज पायरामिड्स 3 बनाऊंगा। वन इज सिंपली ट्रायंगुलर, अनदर वन इज लाइक दिस, this is the second age pyramid, and this one is the third age pyramid। ठीक है बेटा, अब इन एज पायरामिड्स में हर एक एज पायरामिड के 3-3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से आपको बेटा पता है क्या है? पहला वाला जो हिस्सा है मेरे बच्चे, पहला वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। सेकेंड वन दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। द थर्ड वन आर कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। इन द सेम वे वी कैन राइट हियर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन द सेम वे प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मेरे बच्चे एज पायरामिड जो है, एज पायरामिड पहला वाला जो है, दिस इज द एज पायरामिड ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। दिस इज द एज पायरामिड ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। Second one is the age pyramid of stable population. The third one is the age pyramid of diminishing population. The first one is the age pyramid for expanding population. Second one stable population. Third one is the diminishing population. पहला जो है, it gives the pyramid shaped structure. The second one gives the bell shaped structure. The third one gives the urn shaped structure. So ये pyramids के नाम है, पहला pyramid shape, दूसरा bell shape, तीसरा मेरे बच्चे जो है it is the urn shaped population। मेरे बच्चे अगर पहले वाले को देखा जाएगा, एक्सपैंडिंग वाले पॉपुलेशन में इन
रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो वाला पॉपुलेशन जिसमें बेटा ग्रोथ रेट, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होगा. देयर इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एज इन द केस ऑफ, अगर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा किसमें ये टाइप ऑफ ग्रोथ pyramid होगा, in though this type of pyramid is followed in those organisms which grow at a very high speed, like yeast की बात करेंगे, algae की बात करेंगे, हाउस फ्लाई की बात करेंगे. These organisms show expanding population because they grow at a very high rate. मेरे बच्चे दूसरा जो है स्टेबल पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, एज द ग्रोथ रेट डिक्रीजेस इट स्टेबलाइजेस. जितना जितना बेटा ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा. दिस इज द स्टेबल पॉपुलेशन. और थर्ड वाला जो है इट इज द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन. सो इसको कहा जाता है मेरे बच्चे एज पायरामिड्स. एज पायरामिड के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डिस्पर्सल. मेरे बच्चे पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक पॉपुलेशन जो होता है इट इज अ डायनामिक इन नेचर. पॉपुलेशन जो है एक चेंजिंग एंटिटी है. सम इंडिविजुअल्स enter the population, some individuals leave the population. मेरे बच्चे कभी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एंटर हो जाएंगे, कभी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स लीव करेंगे. अगर एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स एंटर हो जाएंगे तो n दैट इज पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज. अगर लीव करेंगे तो n दैट इज पॉपुलेशन साइज विल डिक्रीज. सो व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्पर्सल? पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है? It is actually the movement of individuals. It is actually the movement of individuals into and out of the population. It is the movement of individuals into and out of the population. This is called as population dispersal. मेरे बच्चे पॉपुलेशन डिस्पर्सल में द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज द डिपार्चर और आई कैन राइट हियर आउटवर्ड मूवमेंट. जब एक पॉपुलेशन से बाहर जाएंगे वी कॉल्ड इट एज इमिग्रेशन. द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज द इनवर्ड मूवमेंट. You know that it decreases the population size. It increases the population size. I से याद रखना बेटा inward. I stands for immigration. I stands for inward because ये भूल जाता है. Now 4 factors usually population size को बेटा determine करते हैं. Population size which is denoted by n. It is controlled by 4 factors. Now plus denotes the increase in population size. Immigration as well as birth rate population size को increase करेगा. Then 2 factors decrease the population size. Immigration and death rate. They will decrease the population size. One will increase the population size and another one will decrease the population size. मेरे बच्चे यहाँ तक हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो है वो ख़त्म किए. दैट इज़ पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे. इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर का पार्ट 2 इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ. मेरे बच्चे आज के लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ सबसे पहली बात
फिर से मैं बताऊंगा बेटा, पॉपुलेशन कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू पॉपुलेशन साइज का नहीं होता है. समटाइम्स इट इंक्रीजेस, sometimes it decreases. Again, I have to quote here that a population is a changing entity. तो population growth क्या हो जाएगा? This population growth refers to, population growth क्या होता है बेटा? This population growth refers to change in number of individuals. Population growth क्या होता है? एक पॉपुलेशन में चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद टाइम. टाइम के साथ एक पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में मेरे बच्चे क्या चेंज हो गया, चाहे इंक्रीज हो गया चाहे डिक्रीज हो गया, वी कॉल्ड दैट फैक्टर या दैट टर्म एज पॉपुलेशन ग्रोथ. सिंपली ग्रोथ टाइम कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. पॉपुलेशन साइज का अगर इंक्रीज हो गया बेटा वैल्यू, वी कॉल्ड इट पॉजिटिव ग्रोथ. अगर डिक्रीज हो गया वो कॉल्ड इट एज नेगेटिव ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ इज सिंपली द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ. Dear students, population growth is controlled by 4 factors, and you know that the 4 factors are birth rate, death rate, immigration. 4 factors ऐसे हैं जो बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बेटा जो those factors which are responsible for the population growth. Now आगे चलते हैं बेटा. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये 2 टाइप्स का होता है. ब्रॉडली क्लासिफाइड पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. The first type of population growth is called as exponential growth, and the another type of growth is called as logistic growth. मेरे बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप्स का है. वन टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड अनदर टाइप ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड एज लॉगिस्टिक ग्रोथ. मेरे बच्चों पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्कस करते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो वाला ग्रोथ है बेटा. It is also called as geometric growth. In exponential growth, there is exponential growth in the number of individuals. मेरे बच्चे exponential growth वो वाला growth है जिसमें exponential increase हो जाएगा. And always remember that there is a criteria for exponential growth. Exponential growth तब हो जाएगा when the resources are unlimited. When resources are unlimited. मेरे बच्चे exponential growth तब हो जाएगा जब resources unlimited होगा और हर किसी individual को बेटा access to the resources होगा, free access to the resources होगा. उस टाइम क्या होगा बेटा, एक organism का जो birth rate है वो सबसे ज़्यादा होगा. They will try to reproduce at their physiological capacity, जिसको हमने कल कहा maximum natality. So exponential growth में exponential increase in the organisms हो जाएगा. Exponential growth तब possible है when the resources are unlimited. मेरे बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसको एक सिंपल इक्वेशन में डिस्कस किया जाता है. एक सिंपल सी इक्वेशन है. द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय dn by dt इज इक्वल टू rn. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इट इज सिंपली रिटन एज dn by dt इज इक्वल टू rn. dn by dt क्या होता है मेरे बच्चे, आपको पता ही होगा कि dn by dt stands with the change in the population size. N is the number of individuals. dn means change in the population divided by dt. dt stands for change in time. Change in the population with respect to time is equal to rn. मेरे बच्चे शायद इससे पहले rn मैंने डिस्कस किया. n तो आपको पता ही है, n is the population size. n is the population size. r क्या होता है, r is equal to intrinsic rate of natural increase.
R is the intrinsic rate of natural increase. मेरे बच्चे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस. सिंपली इसको बायोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है. बायोटिक पोटेंशियल, या मैं बताऊं बेटा, इट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसको कहा जाता है बेटा आर. सो सिंपली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो बेटा इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू rn, मतलब चेंज इन द पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय, या अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. r मैंने कहा आपको इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बायोटिक पोटेंशियल, या मैं बताऊं बेटा इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन, maximum potential of reproduction. So this is the equation for exponential growth. मेरे बच्चे यहाँ मैं आपको बताऊँ, let's modify this exponential growth equation dn/dt is equal to rn. इस इक्वेशन का अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखा जाएगा, मतलब इस इक्वेशन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल फॉर्म वी गेट इज इक्वल टू nt is equal to n0 e raised power rt. This is the integral form. और अगर बेटा इस इंटीग्रल फॉर्म को देखा जाएगा, nt stands for population density या population size after time t, n0 is equal to population size at time 0, that means initial stage में. और we have already discussed that intrinsic rate of natural increase, E जो है, E is actually the base of natural logarithm. E is actually the base of natural logarithm. So this is the integral form. This is the integral form of exponential growth. ध्यान से बेटा इसको देखना. सिर्फ एक बात याद रखना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब पॉसिबल है जब ऑर्गेनिजम्स में रिसोर्सेज क्या होंगे बेटा, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ देखा जाएगा, इफ वी वांट टू हैव अ लुक एट द ग्राफ, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी. साइज ऑफ द पॉपुलेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दिखाया जाता है, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी. और नीचे से बेटा टाइम. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ ऐसे होगा, जे शेप्ड. बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आया है, जे शेप्ड ग्रो करो इज प्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. हियर दिस कर्व डिनोट्स dn/dt इज इक्वल टू rn. बहुत सिंपल सी बात है. आपके टेक्स्ट बुक से बेटा मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं. आर वैल्यू अगर देखा जाएगा बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक पे है इसलिए बता रहा हूं. नॉर्वे में, इन केस ऑफ नॉर्वे, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0.015. the 0.015 for rat. Sorry, in Norway the R value for Norway, the R value for rat in Norway is equal to 0.015. The R value for floor beetle, it is 0.12. The R value for human population in India, the R value for human population in India is 0.025. Is 0205.
बेटा यहाँ तक हमने ख़त्म किया मेरे बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. Now let us discuss the another type of growth that is called as logistic growth. मेरे बच्चे दूसरा जो type of growth होता है that is called as logistic growth. Now as I already told you that exponential growth तब हो जाएगा when the resources are limited and when the resources are unlimited, and unlimited resources is never possible in real situation. वो तो idealistic condition में possible है कि real situations में ऐसा possible ही नहीं है कि resources are unlimited. मेरे बच्चे जितना जितना n that is population size increase हो जाएगा, आई रिपीट, जितना जितना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा, इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इंडिविजुअल्स का एक्सेस टू द रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, एक्सेस टू द रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएगा. जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, रिसोर्सेज है, जितना जितना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा उतना उतना एक्सेस टू द रिसोर्स डिक्रीज हो जाएगा. ये तो ऐसी बात हो गई, आपके पास एक ग्रास फील्ड है, ठीक है, इस ग्रास फील्ड में बहुत सारा ग्रास है, आप इनिशियली 5 गोट्स को इंट्रोड्यूस करते हो इस ग्रास में ग्रेजिंग करने के लिए. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 हर किसी का एक्सेस टू द रिसोर्सेज अच्छा है. लेकिन जूं बेटा आप ग्रास की पॉपुलेशन को बढ़ाओगे, जूं मोर एंड मोर नंबर ऑफ गोट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस एरिया, व्हाट विल हैपन, इंडिविजुअल्स का, गोट्स का एक्सेस टू द रिसोर्स डिक्रीज हो जाएगा. सो इसी को कहा जाता है रियल लाइफ सिचुएशन में जब पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेस टू द रिसोर्स डिक्रीज हो जाएगा. इसका सिंपली ये मतलब है, किसी भी एनवायरनमेंट की अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात करेंगे, दे कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज. जैसे बेटा एक रूम की कोई कैपेसिटी होती है जिसके बियॉन्ड उस रूम में इंडिविजुअल्स हम एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं. इन द सेम वे जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक मैक्सिमम सलाहियत है किसी पॉपुलेशन साइज को एकोमोडेट करने की, बियॉन्ड विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी एकोमोडेटेड. सो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज द एनवायरनमेंट कैन एकोमोडेट, it is called as carrying capacity. Very important point. This carrying capacity is denoted by K. मेरे बच्चे carrying capacity क्या है? It is the maximum number of individuals a particular environment can accommodate. मेरे बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक एनवायरनमेंट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एकोमोडेट कर सकता है, इट इज़ कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी, एंड दिस कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय के. याद रखो बेटा, के का वैल्यू जो होता है इट इज़ नॉट फिक्स्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के का वैल्यू, कैरिंग कैपेसिटी का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता है, बट दिस के वैल्यू चेंज. इट चेंज विथ फर्स्ट वन, इट चेंज विथ स्पेस एज वेल एज इट चेंज विथ टाइम. कैरिंग कैपेसिटी का वैल्यू कभी भी कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं होता है. इट चेंज विथ स्पेस, इट चेंज विथ टाइम. मेरे बच्चे किसी भी एनवायरनमेंट में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं कुछ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस. किसी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस जो रेजिस्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, which resist population growth.
मेरे बच्चे कोई भी फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा लिमिट करेगा, दैट वी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस। आई रिपीट, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्टर विच लिमिट अ पॉपुलेशन ग्रोथ। आई विल राइट हियर एनी फैक्टर which limit population growth, it is called as environmental resistance. So मेरे बच्चे, see what will happen. लॉगिस्टिक ग्रोथ में क्या हो जाएगा? लॉगिस्टिक ग्रोथ में वी आर डिस्कसिंग द लॉगिस्टिक ग्रोथ, सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ। हम लॉगिस्टिक ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगा। लॉगिस्टिक ग्रोथ में किसी भी पॉपुलेशन में जहां लॉगिस्टिक ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन। पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? एज पॉपुलेशन रीच द के वैल्यू। एज पॉपुलेशन रीच द के वैल्यू। के वैल्यू का मतलब है मेरे बच्चे कैरिंग कैपेसिटी। इनिशियली देयर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट लेटर ऑन देयर विल बी नो ग्रोथ लेटर ऑन कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी बेटा? जब पॉपुलेशन का के वैल्यू आएगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इनिशियली देयर इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, देन इट विल गो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मेरे बच्चे ग्राफ हम यहीं पे बनाएंगे। This is the graph. It is population size या density आप बताओ। It is simply the time. पहले क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऐसे ऐसे exponential increase, then as it reach the carrying capacity it slows down. So मेरे बच्चे यहाँ इस लेवल पे, इस लेवल को कहा जाता है K, and K stands for carrying capacity. इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स इस एनवायरनमेंट में एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। सो बेटा अगर इक्वेशन को देखा जाएगा, वी कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन, dn by dt is equal to rn. This is the equation for exponential growth. So we can modify this equation. हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं for the logistic growth. The equation for logistic growth is dn by dt is equal to k minus n divided by k. The equation can be modified by dn by dt is equal to rn, then k minus n divided by k. So dear students, this equation is the equation for logistic growth. ये वाली जो equation है, this is the equation for logistic growth. मेरे बच्चे इस equation को मैं समझाऊंगा। इस equation को कहा जाता है Verhulst-Pearl logistic growth equation. This equation is called as Verhulst-Pearl logistic growth equation. This equation is called as Verhulst-Pearl logistic growth equation. ग्राफ मैंने आपको दिखाया बेटा ऐसे। The graph is S-shaped and here it is the carrying capacity. So dn by dt is equal to Rn, k minus n divided by k. So मेरे बच्चे इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, dn by dt is equal to Rn, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। नाउ k क्या है? k is the carrying capacity. Carrying capacity क्या है? Maximum number of individuals and environment can accommodate. ठीक है बेटा। What is k minus n? यहाँ बेटा समझना, लास्ट वाला जो इसमें सेगमेंट है आज के लेक्चर का, समझने वाली बात है। k माइनस n नहीं हम बता सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडिशनल
एनवायरमेंट कैन एकोमोडेट, क्या नहीं बता सकते? k माइनस एन इज द एडिशनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट कैन एकोमोडेट। मिसाल के तौर पे एक रूम है, इस रूम का कैरिंग कैपेसिटी के 100 के बराबर है, मगर इस रूम में पॉपुलेशन साइज 75 है एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो k माइनस एन इज इक्वल टू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25. So 25 individuals is the number that this room can further accommodate. अब मेरे बच्चे हम रूम की बात तो नहीं कर रहे हैं। k minus 1 is the additional number of individuals environment can accommodate. ठीक है? What is k minus n divided by k? k minus n divided by k is the fraction of k that is still available for population. It is still available for population. K minus n divided by k is the fraction of k that is still available for population growth. मेरे बच्चे k minus n divided by k का वो फ्रैक्शन है जो कि अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बेटा अवेलेबल है। So multiplying this by multiplying the exponential growth equation, that is dn by dt is equal to rn. By multiplying the exponential growth equation by this term k minus n divided by k, that is the fraction of k that is still available for the population, we can get the equation of logistic growth. We can get the equation of logistic growth. ये बेटा जो इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस इक्वेशन में क्या है बेटा? dn by dt is actually the change in population, change in population with time. dn by dt is the change in population with time या per unit time, change in population per unit time. k minus n divided by k, बार बार मैंने कहा क्या है? It is the fraction of resources, वो resources जो अभी भी still available for population growth. k minus n divided by k is the still is the fraction of resources that are still available for population growth. अब बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, आज के लेक्चर का लास्ट वाला टॉपिक। इस लेक्चर को बेटा ध्यान से देखना। लेट्स एज्यूम द केस नंबर 1। केस नंबर 1 की बात करते हैं, मैं रेड से लिखूंगा बेटा केस नंबर 1। इफ n इज लेस देन k, इसका मतलब है मेरे बच्चे अगर एक एनवायरनमेंट में 1000 इंडिविजुअल्स या 1000 इंडिविजुअल्स एकोमोडेट करने की सलाहियत है k दैट इज 1000, लेकिन उस वाले एनवायरनमेंट में अभी 2 इंडिविजुअल्स हैं, दैट मीन्स n इज 2, k इज 1000। n का वैल्यू k से बहुत ज़्यादा कम है, n का वैल्यू k से बहुत कम है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, ये सारा टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। जब ये इतना टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, सो उस टाइम ये तो इक्वेशन बन जाएगी dn बाई dt इज इक्वल टू rn, मतलब उस टाइम मेरे बच्चे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सिंपल सी बात है, जब n का वैल्यू एक एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में k का कोई वैल्यू है मगर उसमें पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सो एट दिस टाइम देयर इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उस टाइम क्या हो जाएगा? उस टाइम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। केस नंबर 2, व्हेन n इज इक्वल टू k, जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी बेटा, जब एक एनवायरनमेंट में 1000 इंडिविजुअल्स का कैरिंग कैपेसिटी है, उसमें n जो है वो 1000 के बराबर हो जाएगा। सो व्हेन वी कैन राइट n इज इक्वल टू k, जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचा
तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इस टर्म को टर्म k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, इट बिकम जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम जब ये जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन dn बाई dt इज इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन बिकम जीरो। जीरो इसलिए बेटा क्योंकि कोई भी चेंज इन पॉपुलेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो जाएगा, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी का वैल्यू बराबर आया है, पॉपुलेशन साइज का वैल्यू कैरिंग कैपेसिटी के बराबर आया है। सो मेरे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्कस किया और साथ ही साथ लॉगिस्टिक ग्रोथ को भी डिस्कस किया। टेक्स्ट बुक पे आपकी डायग्राम है सिंपल, हियर इट इज टाइम, हियर इट इज n पॉपुलेशन साइज। अगर आप समझो ये कैरिंग कैपेसिटी है, इट इज द वैल्यू ऑफ k। मेरे बच्चे, ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर dn by dt is equal to rn, that is exponential growth। और ये वाला जो है, this is the a graph, और यहाँ से बेटा जो है, it is the graph for dn by dt is equal to rn k minus n divided by k, it is the graph for logistic growth। मेरे बच्चे, यहाँ तक हमने population ecology को ख़त्म किया, wholly and solely we finished with the population ecology। मेरे बच्चे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी।